हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सब ठीक ठाक? अच्छा भैया, बहुत अच्छे नहीं है ना? ठीक ठाक, ठीक ठाक नहीं है बच्चों, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। क्लास 12 के बच्चे हो जाओ रेडी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है जिसको लगभग बच्चे भी छोड़ना चाहते हैं, टीचर्स भी लगभग स्किप कर जाते हैं। फिजिक्स टीचर ये सोचते हैं कि ठीक है, थ्योरी ज्यादा है ना, थ्योरी ज्यादा है तो इसको स्किप करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत एक दो प्रॉपर्टीज बता दी और चले जाते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में इसलिए पढ़ने वाले हैं कि जो डायग्राम, जो इमेज आपके दिमाग में बनेगी वही काम आने वाली है। आगे जो कंसेप्ट आएगा, अगर हमारे दिमाग में अच्छा साफ सुथरा कंसेप्ट है और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो इस सिचुएशन में हम ज्यादा बेटर तरीके से लर्निंग कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम इस वीडियो को पूरा देखें। बाकी आप लोगों को हो सकता है आपके टीचर्स हेल्प करें, लेकिन इस वीडियो में शायद आपको उतनी हेल्प ना मिले जितनी मिलनी चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे इस आशा के साथ मैं शुरू करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। पहली चीज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित क्या क्या प्रॉपर्टीज कंडक्टर शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर आप लोग जानते हो, जिसमें से आसानी से anything whatever we can say that current is flowing very easily. It allows the current to flow in a very simple manner. कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस शो करने में ये झिझकते हैं, वेलकम करते हैं कंडक्टर को, अपने रास्ते से जाने देते हैं। तो यही कंडक्टर है। और कंडक्टर्स में मेटल कंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कुछ ज्यादातर कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल कंडक्टर होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती है ये हम देखें। चलिए शुरू करें। अच्छा ठीक है, देखो बच्चों, जब भी इस मेटल कंडक्टर की बात होती है तो मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। पहले लिखते जाओ साथ के साथ, फ्री इन मेटल्स। ठीक है, फ्री होता है, बट फ्री ओनली टू मूव इनसाइड। देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है ये कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जिनको समझने में आधा तो मीनिंग देखने में निकल जाता है। क्या कहेंगे? टू मूव इनसाइड द कंडक्टर नॉट टू लीव द कंडक्टर। नॉट टू लीव द कंडक्टर को लीव करने के लिए नहीं, केवल अंदर अंदर घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं लेकिन अंदर अंदर घूम सकते हैं, ऐसे नहीं कि भाग छूटे ना। कंडक्टर को छोड़ के तब तक नहीं भागेंगे जब तक उनको कोई एडिशनल एनर्जी ना मिल जाए, जब तक उनको कोई दूसरा ना बहका दे, स्कूल छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, सेकंड है बच्चों, ये जो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन कोलाइड ईच अदर व्हाइल मूविंग। जब ये एक दूसरे से मूव करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये एक दूसरे से टकराते भी हैं।
while moving inside, एक दूसरे से टकराते हैं क्योंकि ये रैंडमली मोशन करते हैं, ये रैंडमली मोशन इधर भागे उधर भागे ये, ठीक है। अब वो आपस में टकराते भी रहते हैं, कितना टकराते हैं कितना क्लोज आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम बहुत, या आप लोगों ने पढ़ लिया होगा 11th केमिस्ट्री में, लेकिन अपने इसमें भी आएगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन अभी आप ये समझो कि टकराते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, क्या करते हैं, ड्रिफ्ट कर जाता है, ड्रिफ्ट एज पर अपोजिट डायरेक्शन सेट हो जाते हैं, किसमें, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो इन उल्टी साइड में भागेंगे, फोर्स लगेगा उन पे, वो अपने आप सेट हो जाते हैं, भाग भाग लाइन अप हो जाते हैं, है ना। जैसे ही एक्सटर्नल टीचर आते हैं सारे बच्चे डिसिप्लिन में हो जाते हैं, लाइन अप हो जाते हैं, जैसे ये इतने दिन भी पहले से ही डिसिप्लिन में ही थे। अच्छा ठीक है, हो गया। चलो इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया है, आ गया ना कैसे अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, न्यूक्लियस, उसमें एटम में। पॉजिटिव चार्ज इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस ओनली। हाँ, केवल न्यूक्लियस में ही रह सकता है पॉजिटिव चार्ज। अरे प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन ही पॉजिटिव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो न्यूक्लियस में ही रह सकता है। इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज are in bind position, यहां फ्री नहीं होते। जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने की वजह से पॉजिटिव हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन आपने वहां से हटा दिया तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री पोजीशन में, वो क्या करेंगे, वो भाग भाग के बाइंड पोजीशन में आ जाएंगे। उसकी एनर्जी उस हिसाब से सेट होगी कि वो किस पोजीशन में आ जाए, बाइंड पोजीशन में आ जाए, और वहां मैक्सिमम इफेक्ट किसका आएगा, न्यूक्लियस का आएगा, ताकि वो पॉजिटिव चार्ज बना। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स held in बाइंड पोजीशन। ठीक है, अब क्या है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिमेनिंग कौन कौन से हैं। न्यूक्लियस के अलावा जो बाहर रिमेनिंग, तो एक तो भागे हैं एक दो, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज हुआ है, ठीक है ना। वो बाकी किसमें होंगे, बाइंड पोजीशन में। ठीक, तो ये तो बात हो गई मेटल कंडक्टर्स की। अब बच्चों हम इस कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करें। ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है मेटल्स में, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाएंगे तो वो कैसे सेट होते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा। अब मैं बता गंदा, अब हम आगे बच्चों की पॉइंट्स जो है, किसके की पॉइंट्स जितने भी हैं
कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसी से बाकी रिजल्ट आएंगे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है बच्चों? जीरो है। किस पोजीशन में? इन स्टैटिक पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। अंदर की तरफ, अंदर की साइड में किसी भी कंडक्टर को मैं ले लूं तो इसके इनसाइड में, ये ऐसा नहीं है ये कोई 3D फिगर बेटा, ये 3D फिगर, इसके अंदर की साइड में जो कुछ भी जहां पर भी होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। स्टैटिक पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनसाइड में क्या होगा? जीरो होगा। इसका वैसे कारण तो ये होता है कि जितने भी चार्जेस हैं वो यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं इसको, बिकॉज चार्जेस adjust themselves on the surface of conductor। अंदर चार्ज नहीं है तो डेंसिटी नहीं होगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो। गॉस लॉ, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अंदर की साइड में चार्ज नहीं है, चार्ज सारे यहां एडजस्ट हो गए, तो अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा ही नहीं है, ये जीरो है तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया जीरो। समझ में आया? चार्ज नहीं है तो चार्ज डेंसिटी जीरो होगी। अच्छा, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैसा होगा? जीरो होगा। अच्छा। सेकेंड है कि अगर हम इसको कोई और चार्ज दे दें, अपनी तरफ से चार्ज दे दें तो क्या होगा? चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज विल बी एक्सेस एंड एक्सेस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट itself on the surface only। समझ में आया? जितना भी एक्सेस चार्ज हमने दिया है वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। एक्सेस चार्ज जितना भी हम दे रहे हैं वो क्या होगा? अगर हम इसको चार्ज करना चाहे तो सारा का सारा कहां आएगा? द होल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूट itself on the surface only। सरफेस पे आएगा, अंदर रहेगा नहीं। अरे फील्ड नहीं है ना अंदर क्या करेगा? अंदर कोई नहीं है, उसका मन कैसे लगेगा? है ना? अंदर जब कोई नहीं है तो वो क्या करेगा? अच्छा, अब द पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल विल बी normal to the surface of the conductor। तो ये क्या कह दिया हमें? ये क्यों कह दिया हमें? अच्छा बताएं? चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहां एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि ये एक ऐसा कंडक्टर है, भाई हम सुंदर क्यों बनाए? कंडक्टर तो कैसा भी हो सकता है। इसके ऊपर ये कह रहा है कि नॉर्मल ही होता है, जो होता है
पोटेंशियल कैसा होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पर नॉर्मल का मतलब यहाँ जो टेंजेंट होगी उस टेंजेंट के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। अच्छा, ऐसा होता है। हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होकर ऐसा होता है, ठीक है। यहां एंगल है थीटा, दिखाई दे रहा है ना, यहां एंगल है थीटा, और अगर थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। अरे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, तो इधर क्या आएगा, v, मान लो ये इस एंगल पे है तो इधर आएगा v cos थीटा, इधर क्या आएगा v sin थीटा। जानते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा v cos थीटा। अगर ऐसा हुआ, जिधर v है उधर एक फोर्स लगता है, कौन सा, QB लगता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि अब इस साइड में फोर्स लगेगा तो ये चार्ज इधर भागेगा। जब ये चार्ज यहाँ आएगा भाग के, तो इस पहले जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, वो आगे भागेगा, फिर वो उसको दूसरे को पुश करेगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी चार्ज है उनकी भागदौड़ शुरू हो जाएगी। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होता। तो किस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, जब यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो ही ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ना हो तो नहीं हो। तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल, यानी होल पोटेंशियल लाई इन द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आता है, नॉर्मल, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मल। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ऐसे अपने को प्रूव कर सकते हैं हम, हालांकि बहुत प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। देखो बहुत मजेदार है, इनको नोट करते जाने साथ का साथ। बच्चों जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारी मेमोरी में और ज्यादा कंसेप्ट ले। कितना रटोगे, फिजिक्स इतनी है कि आप रट ही नहीं सकते, ठीक है ना, आप रट ही नहीं सकते। तो अब देखो 3 हो गए थे, चौथा लेते हैं डी, पोटेंशियल इज, नहीं मिला बाद में आ जाएगा। चौथा ले, पोटेंशियल इज, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट inside the conductor potential constant हो, and surface also। हाँ, जैसे मान लो कि ये यहाँ पर कोई कंडक्टर है, इस बार थोड़ा कंडक्टर सुंदर बनाया है पहले से, लास्ट में बॉल बनाने लग जाएंगे एकदम बढ़िया स्फेरिकल सुंदर सा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है, मान लो मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि इट इज कांस्टेंट VA इज इक्वल टू VB। अच्छा, यहां पर जितना पोटेंशियल उतना यहाँ पर पोटेंशियल, कैसे, चलो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या कहता है, यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओहो, यानी मेरे को अगर VB माइनस VA निकालना है तो मैं उल्टा इसको यहां से यहां ले जाऊंगा यूनिट चार्ज। मान लो मैं Q चार्ज को ले गया, तो जितना वर्क हुआ A से B तक जाने में Q चार्ज के लिए, तो Q से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट चार्ज आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट्स। समझ में आया। अरे डेफिनेशन क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम जब भी जाएंगे
जब भी जाएंगे तो जितना वर्क डन होगा यूनिट चार्ज के लिए वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि यूनिट चार्ज की बात होना शुरू हो जाए। अब यहां पर E कितना है बच्चों अंदर? E कितना है? 0, तो वर्क डन विल बी 0। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन E डॉट dl होता है कि नहीं होता है? अच्छा, जब ये 0 तो वर्क डन 0, तो VB माइनस VA is equal to 0 upon Q is equal to 0, therefore VB is equal to VA। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा था, कोई मिस्टेक नहीं थी कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर एंड सरफेस ऑफ द सरफेस विल बी इक्वल होगा। देयर विल बी नो वर्क इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो नेक्स्ट में बोर्ड कर गए, एक मिनट, चलो नेक्स्ट में, ठीक। अब देखो बच्चों, हम ये चेक करेंगे कि पूरा लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, पूरा कंडक्टर का आज पोस्टमार्टम होने वाला है बच्चों। कंडक्टर की जितनी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कहां पर? सरफेस पे, अंदर तो 0 होगी ना, सरफेस होगी, विल बी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज पूरा लिखे, उसमें तो एन कैप लगा दो, यूनिट वेक्टर यहाँ पर लगा दो, एक एन कैप क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जानते हो सिग्मा तो आप लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। एंड अब एन कैप का भी लिख दो, एन कैप क्या है? इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। अरे जो सरफेस है उसके नॉर्मल, ऐसा सरफेस है तो इस साइड में ये एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी, जो क्या बताएगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जानते हो? परमिएबिलिटी। एंड सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एन कैप क्या बताएगा बच्चों? इसकी डायरेक्शन, यानी E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसका डेरिवेशन भी है कई जगह, लेकिन गॉस लॉ में हम डेरिवेशन करना सीख गए, इसलिए ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। करके बताएं? चल, इच्छा है? आधे बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, करके बताओ, सर को पता है कि नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लो मैं इसी को बना लेता हूं, ये एक एरिया है जिसकी जो एरिया कितना है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया इसमें से कट ऑफ कर लेता हूं, दैट इज ds है। एरिया कि ds यहाँ पर हमने एक एज्यूम कर लिया छोटा सा सरफेस जो है वो, और सरफेस कैसा है? ये क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है बच्चों। तो इसके अंदर जो फ्लक्स जाएगा, फ्लक्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? E डॉट, याद है? अच्छा, E डॉट ds, या मैं केवल मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, E ds के इक्वल होगा। और गॉस लॉ से जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा Q
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। और Q कितना होगा बच्चों? डेंसिटी है ये, टोटल सरफेस है ये, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को इक्वल कर दे, चल कर दो, दोनों को इक्वल कर दो। कितना आएगा? E ds इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम साइन को छोड़ देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। ds से ds कट गया और E कितना आया बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ठीक लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा चल, आपको भी ठीक लगा होगा। हाँ जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि हमें ये पता होना चाहिए, अगर ये तो सब है तो यूनिफॉर्म है, जब नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या? इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, कब होगा ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जब नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा बच्चों? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म। लिख लो पूरा ही। यू नॉन यूनिफॉर्म यानी बराबर नहीं होगा सब जगह, एक जैसा नहीं होगा। अच्छा चलो ये भी ठीक है। अब इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो चार्ज सरफेस डेंसिटी है, चार्ज सरफेस डेंसिटी जो है वो कैसी होगी? अरे चार्ज सरफेस डेंसिटी यानी सिग्मा इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म। एक नॉन यूनिफॉर्म होते सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म होता, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अरे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये चीज। सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। कहने का मतलब है, मान लो एक डिजाइन ऐसी आई, ऐसी थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे, ऐसी आई, ऐसा कंडक्टर है, बहुत ही वाटर लाइन, एक लवली एंड ब्यूटीफुल कंडक्टर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? तो बच्चों यहाँ मान लो इसकी जो R है वो R1 है और यहाँ पर जो है वो R2 है, तो विच इज ग्रेटर? R2 इज ग्रेटर देन R1 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। उल्टा नो, R2 अपॉन R2 अपॉन R1। अब देखो R2 बड़ा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि अगर R2 बड़ी है R1 से तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा सिग्मा 2 से, उल्टा होगा। जहां रेडियस बड़ी होगी, रेडियस R क्या है? R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कर्वेचर की रेडियस है जितनी बड़ी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम। समझ गए? मेरे हिसाब से समझ में आ जाए। R बड़ी सिग्मा छोटा, ठीक? अरे ये बुक में नहीं है भैया, बुक में कहाँ देखो। चल नेक्स्ट है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब हुआ, इसका मीनिंग समझ लो आप आराम से। जो भी एक्सेस चार्ज होगा कहाँ जाएगा? एक्सेस चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। तो मैं लिख दूं यहाँ पर दोबारा, अच्छा लगेगा। एक्सेस चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट itself on the कहाँ पर? कंडक्टर्स सरफेस। चल ठीक है, इट मीन्स देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल, नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ओके, नो एक्सेस चार्ज is inside the conductor। बहुत बढ़िया, लगता है समझ में आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए ना। अच्छा ठीक है, ये जो चीज है कि नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर एंड, इसमें एक शब्द जोड़ रहा हूं, एंड एनी कैविटी ऑफ कंडक्टर। अब आएगा मजा। क्या? अरे भाई यहां पर जितना भी चार्ज है वो कहाँ है? सरफेस पे है, सरफेस पे। मैंने इसको यहां से खोद दिया, आए हाय ऐसे कर दिया, समझ में आया? कैविटी खोद दी, कीड़ा खा गया, यहाँ से कंडक्टर को कीड़ा खा गया, और ये जो कैविटी बनी है यहाँ पर भी जो चार्ज यहाँ था वो कहाँ होगा? अब यहाँ चला जाएगा। बट स्टिल देयर इज नो चार्ज इन द कैविटी। सरफेस में नहीं है ना, अंदर नहीं है ना मजेदार। इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ में आया? अब आया समझ में शील्डिंग क्या होता है? नहीं तो पढ़ते रहो। ऐसे सबसे शानदार है, थोड़ा सा समझ लो बस उसको, मजेदार है। अब बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर तो हो गया खत्म, कंडक्टर की बात हो गई खत्म। कंडक्टर में क्या क्या होता है हम सब समझ गए। अब हम शुरू करते हैं नॉन कंडक्टर्स, डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है? पहले इसी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, हमें तो डेफिनेशन चाहिए ना हर चीज की। डेफिनेशन क्या लिखोगे इसकी? डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल। कैसा मटेरियल है? इंसुलेटिंग मटेरियल है, which transmit the electricity तो इसमें से जाने ही नहीं देता क्योंकि इंसुलेटिंग है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट without conducting electricity। without conducting electricity। ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, और कब दिखाता है? बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किए। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो नहीं सकती, व्हाई? बिकॉज इट इज इंसुलेटिंग मटेरियल, बट स्टिल इट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह के होते हैं। There are two types of dielectrics। पढ़ते जाओ अब सीधे। इसको एंड करना बहुत जरूरी है, थ्योरी तो कंप्लीट हो। अच्छा, फिर समझेंगे। दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है पोलर,
एक होता है नॉन पोलर। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, नॉन पोलर से शुरू करते हैं, उल्टा। चलो पहला ले लेते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। समझते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, बहुत मजा आएगा। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो सेंटर्स ऑफ चार्जेज है, सेंटर्स ऑफ चार्जेज, वर्ड पे ध्यान देना, सेंटर्स ऑफ चार्जेज है, कोइंसाइड करता है। द molecules या ऐसे लिखे था, the material क्लियर होनी चाहिए ना, the material in which molecules are molecules में लिख लेते हैं। चलो एक molecules पे ही लिख लेते हैं। the molecules in which the centers of positive and नेगेटिव चार्जेस, मैंने बताया था ना आपको, चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड जानते हो, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाता है, सेट हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं सेंटर्स की, वहां से पोलराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल है O2 ऑक्सीजन का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 मीथेन का। इसमें क्या होता है बच्चों कि ये जैसे ऑक्सीजन का ये फर्स्ट और ऑक्सीजन का सेकंड जो है, ये दोनों के सेंटर्स एक कोइंसाइड करता है, एक सीधी लाइन में कोइंसाइड कर जाता है ऐसे। बड़ा छोटा कोई साइड नहीं है, बड़ा छोटा कोई साइड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो भी यहाँ पर मेटेरियल होगा, जो जिस भी पोजीशन में होगा, वो क्या होगा, इनको कोइंसाइड कर जाएंगे दोनों सेंटर्स। दोनों सेंटर एक ही जगह एपियर होंगे, कोइंसाइड बोलो एपियर, एक ही जगह एपियर होगा। अच्छा, सेकंड है, जब हम पोलर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप ढूंढ रहे होंगे इसमें चार्ज क्या है सर, चार्ज कहाँ है सर, क्या चार्ज, ठीक, अभी बताते हैं चार्ज है। इसको मैं साफ कर देता हूं, और अब हम ऊपर देखते हैं पहले पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है बच्चों कि जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड नहीं करते। द सेंटर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक कंसेप्ट क्लियर कर देते, इन विच centers of charges do not coincide। कोइंसाइड नहीं करते, और जब कोइंसाइड नहीं करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, पोलर। ये मॉलिक्यूल्स है ना, वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। क्यों, कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्री में नहीं होते। और नॉन पोलर वाले कैसे होते हैं बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा हो, यहां लिख देता हूं। नॉन पोलर कैसे होते हैं, नॉन पोलर कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। बताया ना मैंने, नॉन पोलर वाले सिमेट्रिक होते हैं, और ये कैसे होते हैं, असिमेट्रिक होते हैं। अच्छा, इसके एग्जांपल्स ले लो बच्चों।
HCl, देखो H छोटा है, Cl बड़ा है ना। इसमें ये सेंटर कोइंसाइड नहीं करते, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, इसकी साइज बड़ी है। HCl में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस का जो सेंटर है, न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, इसका छोटा होगा, कोइंसाइड नहीं करेंगे। HCl हुआ, और कौन कौन से H2O जो है, H2O में भी ऐसा होता है। और कौन कौन से है बच्चों, NH3 है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। चलो, टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स आपने पढ़ लिया, टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स आपने पढ़ लिया। अब क्या होगा, अब देखो बच्चों, हम ये सीखेंगे कि पोलराइज कैसे किया जाए, हाउ टू पोलराइज। आपने बात कही ना, पोलराइज हो जाता है, पोलर वाले में पोलराइज हो जाता है, तो हाउ टू पोलराइज द डाइइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, व्हाट विल बी द मेथड, ये पोलराइज होते कैसे हैं, तो वो हमें देखना है। तो सबसे पहले नॉन पोलर देखें। मैं सबसे पहले ले रहा हूं नॉन पोलर। नॉन पोलर जो भी डाइइलेक्ट्रिक्स है, उनको हम पोलराइज कैसे करेंगे, करेक्ट। चलो, नॉन पोलर कैसे होते हैं बच्चों, नॉन पोलर जो होते हैं तो उनके जो इस तरह का, मान लो एक मैंने मटेरियल लिया, और बच्चों इसमें क्या होगा कि जैसे ये तो नॉन पोलर है, तो इसके अंदर जो प्लस और माइनस जो चार्जेस है, जो जहां है, वो अपने हिसाब से व्यवस्थित है। उनका जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कैसा है, 0 है। कोइंसाइड करते हैं ना, देखो नई चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, इसके सेंटर्स कोइंसाइड करते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट ऑफ, मैं यहीं से शुरू कर देता हूं लिखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्या क्या लिखना होता है जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, जिन चीजों को लिखने से हमें मार्क्स मिलते हैं, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूं। डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज 0, जीरो है, इसका डाइपोल मोमेंट नहीं है, बिकॉज सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस कोइंसाइड। देखो एक चीज दिमाग में रखनी, अगर कोइंसाइड करते हैं डाइपोल मोमेंट कहां से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ये इस तरह से है जहां पर भी, ठीक है। ये जिस भी रूप में है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, या ऐसा हो माइनस प्लस, या ऐसा हो प्लस माइनस, जैसा भी है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, 0 है। एक का 0 है, पूरे जो पीस है, पूरा जो मटेरियल है, उसका नेट डाइपोल मोमेंट वो भी क्या होगा, 0 होगा। किसी सिचुएशन में अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रहा है, when if E is 0, then net dipole moment is 0 of this material. Material having lot of molecules, है ना, एक का 0 है, इसलिए टोटल भी 0 होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी E is not equal to 0। अब 0 नहीं है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इधर। अच्छा, मैंने तो कहा भी क्यों लगाया, सब ठीक ठाक थे आराम से। हाँ, E की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। When E is not 0, then what will happen? All the non-polar molecules will rearrange and distort and align themselves in such that
their direction of positive charge will be in the direction of the electric field. The direction of positive charge will be in the direction of electric field and negative will be in the opposite of direction. जो फोर्स लगता है ना, पॉजिटिव का अंदर ऊपर फोर्स लगेगा किस इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पर कैसा फोर्स लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आप पहले पढ़ चुके, प्लस टू माइनस टू है. वो डाइपोल को हम कैसे घुमा रहे थे, इसको इधर खींच रहे थे, इसको इधर खींच रहे थे, है ना. चलो इसका एप्लीकेशन पार्ट में तो सारे के सारे जितने भी होंगे वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे. प्लस को इधर रखना है, माइनस को उल्टी साइड में रखना है, चाहे ये कैसे भी हो, ये इस तरह अरेंज हो जाएगा. लो जी, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये इस तरह अलाइन हो जाएंगे. कहने का मतलब है चार्जेज अलाइन themselves. कैसे अलाइन करेंगे, एज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ E and negative is in the opposite direction of E. ऐसे अरेंज कर देंगे. It means charges will be distorted, rearranged. वो अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं रहेंगे, उनके अंदर बदलाव आएगा अरेंजमेंट की वजह से. एंड नेट डाइपोल मूवमेंट विल नॉट बी जीरो. इनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा एंड इट विल नॉट बी जीरो. सो वी कैन से हेंस लिख सकते हैं मॉलिक्यूल इज या मटेरियल इज पोलराइज्ड. बहुत ही सिंपल है अगर हम इसको सही ढंग से समझते हैं. अरे भाई ऐसे ही पढ़ा था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, डाइपोल मूवमेंट भी नहीं था. क्यों नहीं था, क्योंकि सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे थे. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड से वो सारा रीअरेंज हुआ. रीअरेंज इस तरह हुआ कि पॉजिटिव रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव रहा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी गेट द मटेरियल पोलराइज्ड. ओके, दैट्स ऑल. जल्दी 30 सेकंड का काम हो गया. समझ में आना चाहिए. समझ में आने के बाद बच्चे नहीं भूलते. समझ में ना आए तो फिर इंग्लिश बोलते जाओ. इंग्लिश बोलते जाओ बच्चों, इंग्लिश बोलने से फिजिक्स नहीं आती. सेकंड वन इज पोलर. अच्छा, पोलर को कैसे करेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स. बहुत बढ़िया. पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा ही बनाते हैं जैसा हमने पहले बनाया था, बहुत सुंदर सा. हाँ, खाली है तो सुंदर तो होगा ही. अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका एक डाइपोल मूवमेंट होता है पोलर का अपना, क्योंकि पोलराइज है. जो भी पोलराइज होगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जरूर होगा. मान लो ये ऐसा है. दूसरे का भी, एक मॉलिक्यूल का भी पोलर वो होगा क्या, डाइपोल मूवमेंट. तीसरे का भी होगा, चौथे का भी होगा, पांचवें का भी होगा. यानी इंडिविजुअल molecules has their own dipole moment, but they are randomly arranged. रैंडमली अरेंज होते. कोई किसी का डाइपोल मोमेंट
माइनस से प्लस होता है, इधर है, किसी का इधर है, किसी का इस साइड में है, किसी का इस साइड में है, इसका यूं है, यानी सबके रैंडमली एक डायरेक्शन है। Hence, net dipole moment P net is zero due to, पहले किसका है ये लिखते हैं, of material due to random arrangement। इसका कारण क्या है, रैंडम अरेंजमेंट, उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है, अरेंजमेंट, समझ में आया, रैंडम अरेंजमेंट है, किसी की डायरेक्शन क्या है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, इस साइड में दूसरा इस साइड में कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल जो इसका नेट है डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगा, कब, जब E is equal to 0। Now to polarize this polar dielectric, I will put an electric field E, and due to this E, whole molecules will be arranged as earlier। अरे भाई जो नॉन पोलर में हुआ वही हो यहाँ होने वाला है, सारे घूम गए अपने हिसाब से। क्यों, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस वजह से अगर इसकी डायरेक्शन ये है ई की, तो इनकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी, डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ये हो जाएगी सबकी। और जब सबकी डायरेक्शन सेम होगी, so net dipole moment will be sum of the dipole moments of all the molecules। Therefore, we can say the material is polarized। समझ में आया? हाँ भाई, इंग्लिश बोलेंगे तो समझ में आएगा ना। इंग्लिश जब भी आती है बच्चे हाँ पढ़ लेते हैं, हाँ सर आगे सर, ठीक समझा? अरे भाई जब E is not equal to 0, then P net is also not equal to 0। क्यों? वही लाइन लिखनी है, सारे रीअरेंज होंगे, डिस्टोर्ट होंगे, है ना, और सब कुछ वैसे ही जैसा कि नॉन पोलर में हुआ था। चलो मैंने इनको दोनों को पोलराइज कर दिया, ठीक है, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ये सब लिख लेना। चलो अब हम पढ़ते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब जो अपने सामने टॉपिक आएगा वो आएगा, छोटा सा बच रहा है, बोर हो रहे होंगे, थ्योरी है ना, लेकिन बेटा राम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए इसका ओवरहेड ट्रांसमिशन रोकने के लिए, कैसा ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन रोकने के लिए अपने को इस वीडियो को देखना ही देखना चाहिए। चलो तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, आज का लास्ट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सिंपल है एकदम, बट इसका सिंबल होता है ऐसा, एक्स है ये, एक थोड़ी सी इसकी टांगें बड़ी होती है। दोबारा बनाते हैं सिंबल, ऐसा बनाया और ऐसा, और इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई। अब ये काई क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि क्वेश्चन कई बार आता है कि आपने पोलराइज किया, कितना पोलराइज हुआ। तो बच्चों हम पोलराइज जब करते हैं तो उसके अंदर दो चीजें हैं। पहले अपन लिखते हैं कि P net is not equal to 0, जब वो अनपोलराइज होता है, और जब पोलराइज हो गया, समझ में आया ना। अरे भाई जब वो पोलराइज्ड नहीं होता है, when E is not equal to 0 वाली जो कंडीशन है उसमें हम क्या लिखते हैं, P net is equal to 0। if E is 0, P net is equal to, फिर हम E लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, पोलराइज करने के लिए। तो P net जो होता है वो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू, यानी अब ये पोलराइज हो गया। ये सिचुएशन है नॉन पोलराइज
सिंपली समझो इन चीजों, ये है पोलराइज्ड, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? चल, तो पोलराइज का पता कैसे चलेगा कितना पोलराइज, कितना यहां से चेंज आया इसमें पी नेट में। अच्छा, तो हम क्या लिखेंगे, अगर आपको पूछे कि कितना पोलराइज हुआ, तो अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन, मैग्नीट्यूड भी लिखते एक ही बात, अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन। तो बच्चों अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन क्या हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना आया और उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना डाइपोल मोमेंट है, दिस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। इसको मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन। कुछ भी लिखो, एक ही बात है, क्वेश्चन कई बार पूछ ले, ठीक? समझ में आ गया आपको? अगर पूछे कितना पोलराइज, क्या करोगे, नेट डाइपोल मोमेंट उसका देखोगे, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, काम खत्म। चल अब आते हैं अपनी सिस्टम में। अब पोलराइज समझ में आ गया, फिर क्या हुआ कि जब पोलराइज का पता लग गया कि कितना पोलराइज हुआ, तो बच्चों क्या होता है, देखो ऐसी सिचुएशन है, पोलराइज ऐसे होगा, है ना, ऐसे होगा, देखो बहुत ही सुंदर तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। ये पोलराइज्ड है, कैसा है बच्चों, पोलराइज्ड है। तो माइनस किधर लिखूं, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रही, बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से। ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस इधर रहेगा, प्लस इधर रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। अरे थोड़ा और बड़ा कर लो यार, इसमें क्या हो जाना है, लो एक और लिख लेते हैं, एक और लिखने से और क्लियर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये कोई इमोजी नहीं बना रहा हूं, ये सारे चार्जेस के सेट हैं और ये डाइपोल मोमेंट दिखा रहे हैं। चल, ऐसा होने से क्या होता है कि जो ये इधर वाली लेयर है, जो लेफ्ट लेयर है, उसमें क्या होगा कि यहाँ पर सारे माइनस चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, और जो राइट लेयर है इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अंदर वाले तो कैंसिल आउट हो रहे हैं सारे, लेकिन ये फिक्स हो गए, और इसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। किसकी वजह से, ये जो लेयर के पास में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी होगी, इसे बोलते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अच्छा, ये उल्टी डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन के, इस ई के। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने इंपोज किया उसके ये उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कहा जाए कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसको मैं ई नॉट अगर मान लूं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू ई नॉट, इसको छोड़ो, ई नॉट माइनस ई पी, उल्टी डायरेक्शन में है ना, ई इधर है, ई इधर है, तो नेट इसमें कितना लग रहा है, इतना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कम करना है, मैं क्या करूंगा, सिंपली एक डाई इलेक्ट्रिक रख दूंगा, वो पोलराइज हो जाएगा, और ईपी उसमें से जो बनेगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा, इतना कम हो जाएगा। सो आई कैन यूज, अब मैं आई की जगह वी कर देता हूं, तुम्हारी समझ में आ गया, तुम भी शामिल हो गए। वी कैन यूज डाइलेक्ट्रिक्स
डाइइलेक्ट्रिक्स टू इंग्लिश बोल रहे हैं, टू थोड़ी बोलेंगे, टू बोलेंगे। वी कैन यूज डाइइलेक्ट्रिक्स टू reduce the electric field। हाँ, अगर हमें reduce करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके बीच में रखूँगा, reduce हो जाएगा। कितना reduce होगा? E नॉट माइनस EP, इतना EP जितना कम हो जाएगा, EP जितना बनेगा उल्टी साइड में बनेगा। एक चीज और है, क्या? It is found that मजेदार है। It is found that, आप सोच रहे होंगे सर ये काई कहाँ मर गया? अरे काई कहीं नहीं मरा, काई यही है। It is found that polarization is directly proportional to electric field imposed। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये उसमें पाया गया एक्सपेरिमेंट में। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P कैसे निकालेंगे? पोलराइजेशन कैसे निकालेंगे? पूरा लिखो, पोलराइजेशन है। समझ में नहीं आएगा, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर P तो डाइपोल मोमेंट था, क्या किया आपने? तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन है इसको मैं अगर हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट विल बी काई। दैट कांस्टेंट, द proportionality constant is called chi and it is called electric susceptibility। It is called electric susceptibility। And what is chi? Chi is a constant। Chi is a constant and it shows the electric behavior of the dielectrics। मजा आ गया? ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये एक नेचर है, इलेक्ट्रिक बिहेवियर बताता है कि वो कैसा व्यवहार करेगा, कब? जब उसको हम पोलराइज करेंगे। कितना कम करेगा वो? किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रिड्यूस करेगा, कैसा बिहेवियर करेगा, ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड दैट इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड chi। ठीक है, it may be denoted by chi, it may be denoted by another constant, but it is in a convention that we will show it by a symbol of chi। ओके, तो बच्चों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस बहुत है, खासकर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, और एग्जाम में भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इसको क्या है कि थोड़ा सा रुचि कम लेते हैं, थ्योरी ज़्यादा है, तो टीचर्स भी इससे बचने की कोशिश करते हैं। मैंने कोशिश की, शायद आपको समझ में आया, फिर भी नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है, यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रेडी टू रिप्लाई यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो।